दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी एक दस्तक दोबारा। सबाहत आफरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे डुमरियागंज से हैं जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। उर्दू बहुत अच्छी आती है, टिकटॉक की एक्सपर्ट हैं और 2 प्यारी बेटियों की माँ हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया से गाड़ी निकालते हुए मैंने जरा सी गर्दन मोड़ी और दादी की तरफ देखा। फिर बोली, दादी खुश हो जाइए, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। दादी चुप रहीं, जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर कुछ देर बाद बोली, शाहीन कैसा इत्तेफाक है ना, वहाँ अस्पताल में आसिम मिल गया। दुनिया वाकई गोल है भाई, हम तो ईमान ले आए। दादी की आवाज से हल्की सी खुशी जाहिर हो रही थी, जिसे मेरी नजरें सामने सड़क पे होते हुए भी महसूस कर रही थीं। मैंने उनकी दिलचस्पी देखते हुए एक छोटा सा जुमला जोड़ दिया, हाँ इत्तेफाक ही है। वाकई दुनिया के सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही होते थे, वरना 8 साल बाद आसिम से मुलाकात कैसे हो जाती। कोई जरूरत भी तो नहीं थी ना। सालों पहले रिश्ता टूटा, बात वहीं खत्म हो गई थी। तुझे बताऊं, आसिम के दादा और मेरी ननिहाल एक ही घर में थी। बचपन में साथ खूब खेले हम। आसिम ना एकदम अपने दादा पे गया है, हूबहू वही मध्यम लहजा, वही नाक नक्शा। दादी रवानी में बोले जा रही थी। मैंने उन्हें थोड़ा छेड़ने की गरज से कहा, बचपन में साथ खेली थी तो बड़े होने पे भी साथ खेलना था। फिर बीच में मेरे दादा की एंट्री कैसे हो गई। मैंने खेलना लफ्ज को जरा खास तवज्जो दिया। दादी मेरी शरारत समझकर हंसने लगी। फिर बोली, परसों आने को कहा है आसिम ने, अच्छे से पता ठिकाना समझाया है ना उसको। नए शहर में रिहाइश ढूंढना आसान नहीं होता। कहते हुए दादी ने पांव सीधा किया और अपने पर्स में से कतरी हुई सुपारी निकालने लगी। तो आसिम परसों आ रहा है। मैंने एक ठंडी सांस भरी। गुजरा हुआ सालों पहले का वक्त बिजली की तेजी से जहन में दौड़ गया। वो छोटा सा कस्बा, वो दादा का बनाया हुआ 2 मंजिला घर जिसमें अब्बू, मैं और दादी रहा करते थे। जाने कैसे अब्बू को खदशा सा हो गया था। उन्हें अपनी जिंदगी की रस्सी कमजोर मालूम हो गई थी कि उन्होंने मेरे बीएससी करते ही नजदीकी शहर में बसे आसिम से मेरा रिश्ता तय कर दिया। आसिम के घराने से पुरानी रिश्तेदारी थी, सब कुछ देखा सुना था। लेकिन जिंदगी बेरहम होती है, वो इंसानों की प्लानिंग से नहीं चलती। उसने अब्बू की सांसें छीन ली, मोहलत ही नहीं दी। हम पत्थर बने बेबसी से देखते रह गए। मेरे लिए अब सब कुछ बदल गया था, मेरा किरदार बदल गया था। पहले अब्बू थे मेरा ख्याल रखने को, अब मुझे खुद रखना था अपना ख्याल, और दादी का भी। दादी को तन्हा छोड़कर अलग दुनिया बसा लेना मेरे दिल ने गवारा ही नहीं किया था। मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया। कोई और ऑप्शन मुझे सोचना ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने अगर रिश्ता तोड़ा था तो आसिम ने भी एक बार पूछने की जहमत नहीं की थी, जैसे उसे कोई मलाल ही नहीं हुआ। और ना हुआ हो मलाल वो भी मंजूर। लेकिन अब मैं क्यों मिलूं उससे? कोई वजह भी तो नहीं। और इतने सालों बाद इस अचानक की मुलाकात से वो खुश क्यों नजर आ रहा था? बीते दिनों की कड़वाहट उसके मन में ना हो, पर मेरे मन में तो थी। इंसानी जहन शायद एक डायरी की तरह होगी, जहां अगले पिछले सारे रिकॉर्ड, सारी यादें अलग खाने में दर्ज होंगी। दिल के मौसम के हिसाब से वो पेज खुलते होंगे, फिर पन्ने उलटते पलटते हुए आंखें आहिस्तगी से जिंदगी की तरफ लौट आती होंगी। ख्यालों की किताब फड़फड़ाती होगी देर तलक। घर आने के बाद भी मेरे दिल दिमाग से वो गुजरा हुआ वक्त निकल नहीं पा रहा था। ख्यालों की गडमट के बीच में दादी के कमरे में आई। उन्हें दवाएं समझाना था कि कौन सी दवा किस वक्त लेनी है। दादी, इस बार दवाएं पाबंदी से खाना है आपको। अपनी धुन में बोलती हुई मेरी नजर दादी पे पड़ी और ठहर गई। वो फर्श पे बैठी थी और सामने उनका बक्सा खुला हुआ था।
वो उसमें रखे सुर्ख जरदोजी के काम वाले दुपट्टे को हाथ में लिए गौर से देख रही थीं। मेरी आवाज़ सुनते ही मुहतात अंदाज में बोली, हाँ हाँ खा लूंगी दवाएं। अच्छा सुन बेटा, इन कपड़ों को धूप दिखाना पड़ेगा वरना कीड़े लग जाएंगे। बड़े अरमानों से दुपट्टा बनवाया था तुम्हारे लिए। दादी की आवाज में हसरत घुली थी। वो अक्सर इन कपड़ों को बड़ी चाह से देखा करती। मैं उदास मन से वापस चली आई। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे, कभी बेरंग कभी खुशनुमा। उस रोज ऑफिस में थोड़ी देर हो गई थी। घर आई तो दहलीज पर मेरे कदम ठिठक गए। कोई आया हुआ था। किसी के बोलने की आवाजें आ रही थीं। खिड़की से देखा तो बाहरी कमरे में आसिम साहब विराजमान थे। दादी के मजाहिया किस्सों को सुनते हुए उनके चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। मैंने अंदर कदम रखा और हेलो कहकर दादी के पास जाकर बैठ गई। मुझ पर निगाह पड़ते ही आसिम के चेहरे पर जमाने की संजीदगी छा गई। वो खामोशी से मुझे देखने लगा। दादी लाड से मेरे सर पर हाथ फिराने लगी। फिर आसिम से बोली, बहुत मेहनती है मेरी बच्ची, आज यहाँ इस मुकाम पे अपनी मेहनत के बलबूते पहुंची है। दादी की आवाज में फख्र था। मुझे ऐसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं झेंप के एकदम से बोल उठी, क्या दादी आप भी? दादी मेरी बात पर मुस्कुरा उठी। तभी आसिम बोला, जी बिल्कुल शाहीन, ये तारीफें डिजर्व करती है। मैंने नजरें उठाकर देखा। आसिम के चेहरे पर सादगी थी। कुछ देर वहां बैठने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। शाम ने करवट बदलकर रात की चादर ओढ़ ली थी। थकान भरे लम्हे आंखों में नींद बनकर उतरने लगे। मैंने हाथ में ली हुई किताब साइड टेबल पर रखी और सोने लगी थी कि दादी धीमे से बोली, आसिम ने अब तक शादी नहीं की है। न जाने किस बात का इंतजार कर रहा होगा। इतना बड़ा इंजीनियर भी हो गया है, फिर भी, है ना? दादी क्या कहना चाहती थी मुझे एहसास हो गया था। उन्हें चादर ओढ़ाते हुए मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, दादी मैं शादी नहीं करूंगी। आप आसिम से मिलें बस एक रिश्तेदार समझकर, इससे ज्यादा की उम्मीद ना करें। कहकर मैंने करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैं जानती थी कि दादी को मेरी शादी का कितना अरमान है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि उन्हें छोड़कर मैं किसी और रिश्ते में मशगूल नहीं हो सकती। और फिर से वही राह क्यों पकड़ना जिसे मैं बरसों पहले छोड़ आई थी? छोड़ने की वजह आज भी वही थी, लोग वही थे और मैं भी वही थी। जिंदगी का अपना अलग ही हिसाब किताब है। वो इंसानों की मर्जी से नहीं चलती, उसके अपने फैसले हैं, अपनी मर्जियां हैं। मैंने कभी नहीं चाहा था कि हमारे घर में आसिम का आना जाना शुरू हो। वो सिलसिला जो बंद हो चुका था उसे दोबारा जिंदा करने का क्या मतलब था? दादी क्यों चाहती थी कि वो आए, जबकि उसे देखते ही गुजरे सालों की बातें मेरे जहन में दोबारा दस्तक देने लगती थीं। हालांकि वो दौर अलग था। उस वक्त हम दोनों की उम्र कम थी। हमारे बड़ों ने रिश्ता जरूर तय कर दिया था, मगर प्यार मोहब्बत जैसी बातों से हम बहुत दूर थे। ये सब तो मेरे दिल की दलीलें थीं जिन्हें न कोई सुन रहा था न समझ रहा था। मेरे अनमनेपन के बावजूद आसिम दादी से मिलने आता रहा और दादी उसे गर्मजोशी से बार बार बुलाती रही। मैंने महसूस किया कि दादी को भी उससे लगाव हो गया था। हंसती बोलती दादी की खुशी मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती थी और शायद इसलिए आसिम से अपना गुरेज एक हद तक मैंने छुपा लिया था। वो घर में जब तक मौजूद रहता, दादी के चेहरे पर एक अलग ही चमक छाई रहती। वो बड़े सब्र से दादी की बातें सुनता, अपनी भी सुनाता। हर वीकेंड पर उसके आने से पहले दादी किचन में बड़े एहतमाम करती, मेड के साथ लगकर नई डिशेस तैयार करवाती। मैं दादी को चिढ़ाने के लिए पूछ भी लेती, अरे वाह शाही टुकड़े बन रहे हैं, कोई आने वाला है क्या? दादी चाशनी की पतीली किनारे करते हुए जवाब देती, अरे बस यूं ही दिल चाह रहा था, फिर सोचा आसिम भी खा लेगा, अपना बच्चा है, यहाँ परदेश में पड़ा रहता है। दादी ऐसे लापरवाही जाहिर करते हुए कहती कि मुझे उनकी मासूमियत पर हंसी आ जाती और प्यार भी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो रहे थे। मैं महसूस कर रही थी कि कुछ बदलाव मेरे भीतर भी हुआ था। आसिम का आना अब बुरा नहीं लगता था।
उसका जरा देर रुककर मेरे हाल पूछना या कभी बिना रुके बस हंस के चल देना, शायद मुझे उसकी आदत सी होने लगी थी। इस बार वीकेंड पर दादी उसके लिए मीठे खस्ते बनवा रही थीं। ऐसे में उनका जोश काबिले दीद था और जोड़ों का दर्द तो एकदम उड़न छू हो चुका था। दोपहर फिसलकर शाम के करीब हो रही थी। आसिम अब तक नहीं आया था। मेरी निगाह बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। वो अब तक आया क्यों नहीं? क्या पता ना आए, आज कोई जरूरी काम भी तो निकल सकता है। मैंने दिल ही दिल में कयास लगाया और किचन की तरफ जाते हुए दादी से बोली, आसिम अब तक नहीं आया? फोन किया था उसने? मेरी बात का दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद सुन नहीं पाई थी। लेकिन तभी मेरे पीछे आवाज आई, आसिम हाजिर है? मैं एकदम से पीछे मुड़ी तो देखा जीन्स की जेब में उंगलियां फंसाए आसिम खड़ा था। मैं जल्दी से बोल उठी, दादी इंतजार करती है ना, उनको आदत लग गई है तुम्हारी। आते हुए बाजार चला गया था इसलिए देर हो गई। कहते हुए आसिम ने एक पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? खुद देख लो, उसने धीमे से कहा तो मैं जल्दी से पैकेट खोलकर देखने लगी। किताबें। अपनी पसंद के राइटर्स की किताबें देखकर दिल खुश हो उठा। थैंक यू कहने के लिए किताबों से ऊपर चेहरा उठाया तो देखा वो दादी की तरफ मुड़ चुका था। मैं पैकेट समेटे अपने कमरे में चली आई। उसे कैसे मालूम हुआ होगा कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, या फिर उसे बचपन के वो दिन याद हैं जब सारे कजिन्स खेल रहे होते थे और मैं किताबों में खोई रहती थी। उसे और क्या क्या याद होगा। दिल की अपनी ही मसरूफियत है। जहन लाख उसे समझाए, अक्ल सिखाए, मगर वो अपनी ही मर्जियां देखता है। मैं आसिम की बातों से बचना चाहती थी, उसके ख्याल को नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी मुझे। उसका आना अच्छा लग रहा था और इस सूरत हाल से मैं खुश नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी से जुड़े रहना चाहती थी। मैं कैसे भूल जाऊं कि जब वक्त की तेज धार कितना कुछ बहा ले गई थी, जब मेरे अपने करीबी टूटकर बिखर गए थे, तब मन की कमजोर बेल को मेरी दादी ने थाम रखा था। कभी दादी कहती, जब मेरी जिंदगी नहीं रहेगी तब कैसे रहेगी अकेले? शाहीन जिद मत कर बच्चे। मैं उनके कमजोर वजूद में छुपते हुए कहती, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हाँ, अमृत पी के आई हूं ना, इसलिए। दादी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती और मैं जोर से हंस पड़ती। दादी की हमेशा से कोशिश होती थी मुझे शादी के लिए राजी करने की, आसिम के लौटने से पहले भी, और अब वो गाहे बगाहे मुझसे आसिम की खूबियों का जिक्र करती रहती। मैं चुपचाप सुनते हुए सोचती, क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी होना चाहिए? और भी कई मसले हैं, जिम्मेदारियां हैं। ये बात मैं अपनी प्यारी दादी को कब समझा पाऊंगी? आज ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह से तबीयत में सुस्ती महसूस हो रही थी, या शायद नवंबर की दोपहर में नींद घुली रहती हो। मैंने उनींदी आंखों से बिखरे बालों का जूड़ा बनाया और बिस्तर से उठने को हुई कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने आसिम खड़ा था। नीली जैकेट और उसी से मेल खाती एक जोड़ी ईमानदार सी आंखें और हाथों में 2 मग कॉफी। सोकर दिन गुजारा जा रहा है? बढ़िया है, लो कॉफी पियो। अरे वाह, तलब उठी थी कॉफी की। तुमने बनाई? जी बिल्कुल। अरे मैं सिर्फ कॉफी नहीं, बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेता हूं। आसिम ने कहा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने बड़ा सा घूंट भरा। नाइस। वो नजदीक रखी कुर्सी पे बैठ गया। बोला, तुमने शादी से इनकार करके गलती की है ना, एक अच्छा कुक खो दिया। आसिम जोर से हंसकर बोला। जानती हूं मजाक के लहजे में कहा, मगर उसकी ये बात मेरे भीतर तक चुभ गई। मैंने इनकार किया था, क्यों किया था, किन हालात में किया था, उस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं। ये न तब समझा न अब समझ रहा। कॉफी मेरे हलक में तलखी घोल गई। मैं बोल उठी, मैंने इनकार किया तो तुमने भी तो पलट के एक बार नहीं पूछा, एक बार न मुझसे मिले न कुछ कहा। असीम खामोश रहा देर तक, जैसे लफ्जों को इकट्ठा कर रहा हो। फिर बोला, शाहीन तब मैं 22 साल का था।
पूरी तरह से पापा पे डिपेंडेंट था। वो किससे रिश्ता कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये सारी बातें मैं किसी से नहीं कह सकता था। एक्चुअली जब शादी कैंसिल हुई तो मैं खुश हो गया था कि अब आराम से पढ़ पाऊंगा। तब इतनी अक्ल कहाँ थी। कहते हुए आसिम ने मेरी तरफ देखा और फिर आगे बोला, आई एम सॉरी। अच्छा, एक कॉफ़ी और बनाओ। मैं जो सैड मोड में थी उसकी बात पे मुस्कुरा उठी। मैंने कॉफ़ी का छोटा सा घूंट भरा। वो चुपचाप बिना कुछ बोले कमरे से बाहर जा रहा था। मैंने खुश दिली से कहा, कॉफ़ी अच्छी बनी है, थैंक यू। वो एक लम्हे को ठिठका, फिर बाहर निकल गया। जरूर मुस्कुराहट रोकी होगी उसने। सोचते हुए मैंने भरपूर अंगड़ाई ली। सुस्ती कहीं दूर भाग चुकी थी, बल्कि दिल कुछ गुनगुनाने की ख्वाहिश कर रहा था। मौसम बदल रहा था। सर्दियों ने आहिस्तगी से कदम रख दिए थे। फूलों ने झूम कर खुशामदीद कहा था। इन दिनों कुदरत जैसे त्योहार मना रही हो। हर तरफ हरियाली, ओस में भीगी पत्तियों की मदहोश कुन महक। क्या ये बहार का मौसम इस दफा मेरे दिल में भी उतर आया था, या फिर महज ख्यालों की गर्दिश थी जो मेरे जहन को मोड़ रही थी। सुबह नंगे पांव घास पे चलते हुए मेरा मिजाज शायराना हो उठा। इस हंसी नज़ारे को आंखों में उतार रही थी कि चिड़ियों की चहचहाहट ने मेरा ध्यान खींच लिया। छोटी चिड़ियों का एक हुजूम था जो दादी के इर्द गिर्द उतर आया था। दादी दाने डाल रही थीं, चेहरे पे सुकून और एक किस्म की जिम्मेदारी की चमक। हाँ, ये भी तो जिम्मेदारी थी ना जिसे दादी भूलती नहीं थीं। मैं चुपचाप सफ़ेद मलमल के दुपट्टे में लिपटा उनका चेहरा देख रही थी। वो चेहरा जिसने माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया था। एकदम से मेरा जी चाहा कि उनके दुपट्टे में मुंह छुपा लूं, उनके कमज़ोर कंधे पे सर रख दूं और पूछूं, दादी मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? क्या देख रही है बुढ़ी दादी को? मेरे एकटक देखने पर दादी मुस्कुराते हुए बोली। मैंने आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं। अच्छा सुन, तुझे बड़ी शिकायत थी ना मैं एक्सरसाइज नहीं करती? आजकल करने लगी हूँ। दादी ने फातिहाना नज़रों से मुझे देखा। मैं हैरान होकर बोली, अरे वाह, शुक्र है डॉक्टर की बात को आपने सीरियसली तो लिया। अरे डॉक्टर वॉक्टर नहीं, आसिम ने सिखाया है मुझे। इतना नेक बच्चा है, उसके लिए तो बस दुआएं निकलती हैं। दादी बोली तो मेरे जहन में छम से आसिम का चेहरा आ गया। वो चेहरा इतना मेहरबान सा क्यों है? वो दादी का इतना ख्याल किस लिए रखता है? क्या मेरी वजह से? लेकिन मुझे तो उसने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, उसकी गहरी आंखें थोड़ा कंफ्यूज तो करती हैं मुझे, मगर ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। वैसे वो जब तक रहता है एक अलग सा सुकून महसूस होता है। उसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। जैसे सख्त गर्मी में कोई झरना हो और मैं उसमें पांव डालकर बैठ जाऊं। हद है। मैं अपनी ही सोची हुई बात पर हंस पड़ी। धूप की किरणों में तपिश घुल रही थी। मैं अंदर आ गई। फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना था। घड़ी की सुइयों की रफ्तार तेज हो रही थी। मैंने दादी के लाख डांटने के बावजूद सिर्फ एक पराठा लिया और पेपर में लपेटकर बाहर निकल आई। मोबाइल जाने कब से वाइब्रेट हो रहा था। मैं ऑफिस टेबल पर बैठी काम निपटाने में मशगूल गैर ज़रूरी कॉल्स को इग्नोर कर रही थी। कुछ सेकंड बाद मोबाइल फिर से घर्राने लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर उठा लिया। देखा तो आसिम का नाम फ्लैश हो रहा था। आसिम की कॉल इस वक्त? मैंने हैरान होकर कॉल रिसीव किया तो उधर से वो बोला, सुनो परेशान मत होना, दादी की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं हॉस्पिटल ले आया हूँ। आगे वो एड्रेस के डिटेल दे रहा था और मेरे जहन में सुबह वाली बात गूंज रही थी, दादी मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? अपनों से बिछड़ने का दुख, उनसे दूर हो जाने का गम हर किसी ने महसूस किया होगा। साथ छूट जाने का दर्द, उन्हें कभी न देख पाने का ख्याल तोड़ देता होगा। सह लेते होंगे लोग, दिल को समझा लेते होंगे, मगर वो और लोग होंगे। वो मजबूत जहनो दिल के मालिक इंसान बिलाशुबह अजीम होते होंगे, मैं नहीं हूं। मैं निहायत कमजोर दिल की लड़की भला अपनी दादी को खुद से दूर जाते हुए कैसे देख सकती हूं?
बचपन से लेकर आज तक अपनों को बस खोती रही हूं। इस सिलसिलेवार तकलीफ के लिए मुझे ही क्यों चुना गया है? वो जो ऊपर बैठा है वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं अपने दोनों हाथों से आंखें पोंछती रही। आंसुओं का धुंधला पर्दा था जिसके पार दुनिया साफ नजर नहीं आ रही थी। रिसेप्शन पे रुक के जैसे तैसे मालूम किया और उस कमरे के बाहर खड़ी हो गई जहां दादी एडमिट थीं। धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने बेड पर दादी बैठी थीं। आसिम उन्हें जूस पिला रहा था। आ गई मेरी बच्ची, आ जा इधर मेरे पास। दादी की चहकती आवाज आई जिसमें से कमजोरी साफ झलक रही थी। मैं चुपचाप उन्हें बाहों में समेट कर बैठ गई। कुछ बोलने की, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शाहीन डोंट वरी, दादी का बीपी लो हो गया था, इसी से हल्की बेहोशी होने लगी थी। अब दादी बिल्कुल ठीक है। आसिम मुझे समझा रहा था और जाने कब उसकी हथेली मेरे कंधे को थपक गई। मैंने एकदम से महसूस किया उस हथेली को, उस छुअन को, उस दबाव को, जहाँ यकीन था, सहारा था और शायद वो एहसास शामिल था जिसे लफ्ज नहीं पहनाया गया था। हम दोनों ने जिससे बचने की हर लम्हा कोशिश की, लेकिन कहाँ बच पाए थे। मैं चुपचाप उसे देख रही थी। दिल तहरीर बनकर आंखों में उतर आया था। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करके हम घर वापस आ गए थे। दादी के पास बैठे बातें करते हुए वक्त तेजी से गुजर गया। रात के करीब हो गया। आसिम को वापस जाना था मगर मेरा दिल चाह रहा था कि वो यूं ही बैठा रहे, रात की स्याही यहीं रुक जाए। आसिम जाने के लिए खड़ा हो गया। एक लम्हे को हम दोनों की निगाहें टकराईं। उन नजरों में जाने कैसी इबारत लिखी थी कि वो बोला, शाहीन कुछ कहना चाहता हूं, कई दिनों से, बस हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्यों बच्चे, डरने की क्या बात है? दादी मुस्कुराते हुए बोली। दादी इन दिनों हमेशा उसकी साइड लेती हैं, मुझे आदत हो गई थी। आसिम ने दादी की हथेलियां थाम ली और मुझसे बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दादी की पीठ से लगा मेरा चेहरा कांप उठा, पलकें बोझिल हो उठी। हम तीनों साथ रहेंगे, हम दोनों मिलकर दादी का ख्याल रखेंगे। हाँ कह दो ना। देखो दादी भी मेरे बिना खुश नहीं रहती हैं, है ना दादी? उसने दादी की ओर टुकटुकाती नजरों से देखा। आसिम की निगाहों में सच्चाई थी जिस पर यकीन किया जा सकता था। उसकी गहरी आंखें मुझे देख रही थी जिनमें दोस्ती थी, मोहब्बत थी। दादी ने उसकी हथेलियों के साथ मेरी हथेलियां थाम ली। वो खुश खुश मुझे देख रही थीं। यही तो मैं चाहती थी, यही तो ख्वाब था मेरा। इससे बेहतर नजारा और क्या हो सकता था भला? बस इतनी सी थी ये कहानी।